Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 29 चैप्टर 2 का अगला टॉपिक परावैद्युत पदार्थ। देखिए चैप्टर 2 का नाम जो है वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें देखिए हमने इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है वैद्युत विभव। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है धारिता का। तो धारिता का कॉन्सेप्ट समझने से पहले जो संधारित्र होते हैं, यानी हम यहाँ धारिता किसकी निकालेंगे, संधारित्र की। तो जो संधारित्र होते हैं उनमें हम परावैद्युत पदार्थ यूज़ करते हैं। इसलिए इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आज हम चर्चा करेंगे परावैद्युत पदार्थों के बारे में। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पदार्थों को अगर चालकता के आधार पर बांटें तो उसके 3 प्रकार होते हैं। चालक, दूसरा अचालक, अचालक कह लें या वैद्युत रोधी कह लें, एक ही बात है। और तीसरा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ये हो गए कंडक्टर, दिस इंसुलेटर, और ये हुए सेमीकंडक्टर। तो देखिए हमने एक थ्योरी समझाई थी उस दिन जब चालकों के बारे में बताया था कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो वे पदार्थ, कौन से पदार्थों की बात कर रहे हैं, चालक की पहले, वे पदार्थ जिनमें बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उनकी संख्या जब पदार्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। और ऐसे चालकों और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक। यानी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। तो देखिए एक बात और फिर यहाँ रिवाइज करनी है। हम बता चुके हैं कि चालक पदार्थ में ऐसा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के द्वारा कम आकर्षण के बल से बंधे हुए होते हैं। यानी जैसे जैसे हम नाभिक से दूर चलते चले जाएंगे तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट हैं उनमें के इलेक्ट्रॉन कम बल के कारण नाभिक से बंधे हैं। तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पदार्थ के अंदर ही गति करने लगते हैं। और ऐसे पदार्थों और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं वो बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस थ्योरी को हमने बताया था। अब बात आ गई अचालक की। अचालक वे पदार्थ होंगे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या पाए भी जाते हैं तो बहुत नगण्य मात्रा में, जिससे कि उनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्योंकि ऐसे पदार्थों में, किनकी बात कर रहे हैं, अचालकों की, ऐसे पदार्थों में जो कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बहुत तीव्र आकर्षण के बल से बंधे हुए हैं और वो उस परमाणु से अलग नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ अचालक कहलाते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई आवेश वाहक यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आवेश वाहक की ज़रूरत है। और आवेश वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वो इसमें नहीं पाए जाते। इसलिए ये पदार्थ कैसे हो जाते हैं, अचालक। तो अब बात करते हैं हम परावैद्युत पदार्थ की। देखिए अभी हम इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, ये आप आगे पढ़ेंगे। हमने चालक समझ लिया और अचालक समझ लिया।
अब परावैद्युत पदार्थ एक वे विशेष प्रकार के अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ हैं जिनकी जो प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी, वो ग्रेटर देन 1 मेगा ओम यानी 10⁻⁶ ओम, इससे ज़्यादा होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है ये आगे पढ़ेंगे। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। वैसे आप लोग इसको पढ़ के आए होंगे 10th में कि शब्द आया होगा, या अभी नहीं भी है तो आगे इसकी चर्चा अगले चैप्टर में होगी। तो परावैद्युत पदार्थ कौन से पदार्थ होंगे? वे अचालक पदार्थ। और इनमें एक बात और है, जब इनको हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इनके पृष्ठ पर एक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी विशेष गुण के कारण इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। यानी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हुए जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी आवेश प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब ये पदार्थ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वैद्युत प्रभाव अवश्य दर्शाते हैं, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं उनको शो करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। तो मोस्टली अचालक पदार्थ ही क्या हैं? परावैद्युत पदार्थ हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिखते हैं, ये आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ की, तो वो यहाँ नोट करते हैं। वे अचालक पदार्थ, वे अचालक पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती, परंतु वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रवाह की बात नहीं हो रही है, फ्लो नहीं हो रहा, प्रभाव, इफेक्ट, वैद्युत प्रभाव अवश्य दर्शाते हैं, तो जब हम संधारित्र पढ़ेंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में यही परावैद्युत पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कांच, कागज, मोम, अभ्रक आदि। तो इनमें सब अचालक आएंगे, अचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ हो जाते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को फिर देख लेते हैं। वे अचालक पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती, परंतु वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव अवश्य दर्शाते हैं। और आप चाहें तो इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि जब परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस बात को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो वैसे आप लिख लेंगे इस बात को कि जब परावैद्युत पदार्थ किसी बाह्य क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उसके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है या प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे और इसको आगे समझेंगे भी कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए, ये तो रही डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप हेडिंग डालेंगे परावैद्युत पदार्थों के प्रकार। मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा अध्रुवीय परावैद्युत।
तो पहले समझते हैं ध्रुवीय परावैद्युत को, यहीं से समझ लेते हैं। पहला हेडिंग हम डाल लेते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। यानी पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या होंगे ये? पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं इनकी बात हो रही है ये। इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, सबस्टेंसेस। तो देखें दो प्रकार के हुए, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। तो पहले ध्रुवीय परावैद्युत की बात करते हैं। ऐसे परावैद्युत जिनका प्रत्येक अणु ध्रुवीय होता है। अब ध्रुवीय क्या होता है अभी समझेंगे। ऐसे परावैद्युत जिनका प्रत्येक अणु कैसा होता है? ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। यानी इनका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे होगा क्या इसमें ध्रुवीय परावैद्युत में कि ध्रुवीय परावैद्युत में देखिए आप लोगों को पता है कि परमाणु का जो धनावेश है वो नाभिक पर केंद्रित है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक स्थान पर नहीं होंगे। जैसे ऋणावेश का केंद्र देखें तो यहाँ है और धनावेश का यहाँ है। तो देखिए एक तरीके से ऋणावेश और धनावेश मिलके क्या बना रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा जिसकी दिशा पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, माइनस से प्लस की ओर। यानी इनमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया है, यानी इनमें खुद का अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय परावैद्युत। तो फिर एक बार समझ लें ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा कि धनावेश का केंद्र, जैसे हम गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं कि जैसे ये कोई पिंड है और इसका जो द्रव्यमान केंद्र है यानी यहाँ पर है, यानी इसका समस्त द्रव्यमान ये माना जा सकता है कि इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट है। तो उसी तरीके से जो पूरा धनावेश है, कोई परमाणु है उसका जो पूरा धनावेश है और ऋणावेश है उनके केंद्र एक स्थान पर नहीं हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वही क्या हो जाएगी? ध्रुवीय परावैद्युत की परिभाषा। तो इनमें देखें इनका खुद का अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो चुका है, यानी इनका प्रत्येक अणु एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो ध्रुवीय परावैद्युत में प्रत्येक अणु एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इस डेफिनेशन को मैं भी लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। जो बात अभी समझाई थी कि ध्रुवीय अणुओं में नाभिक के धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का केंद्र एक स्थान पर नहीं होता है, जिससे प्रत्येक अणु में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसे परावैद्युत ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ देखा कि ऋणावेश का केंद्र यहाँ है, धनावेश का केंद्र यहाँ है, तो इसने एक द्विध्रुव की रचना की जिससे उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ही है जो कि आपने पढ़ा है पीछे, P बराबर Q इंटू 2L, कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार ये अणु ध्रुवीय अणु हो गए और ऐसे अणु जिस पदार्थ में पाए जाते हैं उसे हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2O है, N2O है, HCl है, CO है, NH3 है, CHCl3 है, एटसेट्रा। तो जैसे HCl की बात करें तो H और Cl की बात करें तो इन दोनों के बीच इस मॉलिक्यूल में, इस HCl के अणु में H और Cl की जो बॉन्ड लेंथ है वो द्विध्रुव की लंबाई का काम करेगी और H पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि जब ये अणु बना, ये तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। तो इस प्रकार इनमें जो आवेश उत्पन्न हुए हैं तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं जो कि इसका खुद का अपना डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है।
तो इस तरीके से ये ध्रुवीय अणु होते हैं। इन सीधी सी बात, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह नहीं है, संकेंद्रित नहीं है, अलग अलग स्थान पर है, इसलिए ऐसा है। अब जैसे H2O की बात करें तो जैसे ये ऑक्सीजन है, ये H है, ये H है, ट्रायंगुलर शेप होती है ऑक्सीजन। तो ये जो रचना बनी, तो देखें ऑक्सीजन नेगेटिव और इन पर पॉजिटिव। तो देखें इन पॉजिटिव का जो सेंटर आएगा वो मिडिल में आएगा, क्योंकि H और H दोनों के चार्ज बराबर हैं। इन दोनों आवेशों का सेंटर देखें तो यहाँ हुआ और ऋणावेश का सेंटर यहाँ हुआ, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋण से धन की ओर होता है, तो डाइपोल मोमेंट इस दिशा में हो गया इसमें P। तो इसमें भी क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हुए ध्रुवीय परावैद्युत के या ध्रुवीय अणुओं के। लेकिन एक बात का यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो कि आप बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता है, कि प्रत्येक परमाणु या अणु, प्रत्येक अणु ध्रुवीय होने के बावजूद भी, उस प्रत्येक अणु पर द्विध्रुव आघूर्ण होने के बावजूद भी अगर हम संपूर्ण पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो वो शून्य ही होता है। यानी कोई हमने एक ब्लॉक लिया, किसका, ध्रुवीय परावैद्युत का, और हर एक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन पूरे सैंपल का देखेंगे, पूरे ब्लॉक का देखेंगे तो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका भी शून्य होगा। इस बात को आप यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि सभी जो वैद्युत द्विध्रुव बने हैं ये सभी अणु अनियमित दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं। किसी का डाइपोल मोमेंट इस दिशा में है, किसी का इस दिशा में है, किसी का इस दिशा में है, किसी का इस दिशा में है, अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं, जिससे टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। तो ध्रुवीय परावैद्युत में भी नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, कब, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। इसको भी आगे समझेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखें, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोनों को एक साथ समझाएंगे, ध्रुवीय का व्यवहार और अध्रुवीय का व्यवहार। अब अभी हम अध्रुवीय परावैद्युत पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि अध्रुवीय अणुओं में नाभिक के धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है, यानी संकेंद्रित होते हैं ऐसे पदार्थ, और इनमें फिर कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। तो फिर स्टार्टिंग से ही लिखते हैं, तब समझ में आएगी, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो इतना समझ रहे हैं कि इनमें द्विध्रुव नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें प्लस आवेश का सेंटर और माइनस आवेश का सेंटर एक ही स्थान पर होगा। वो क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय परावैद्युत। तो अब चर्चा हो रही है अध्रुवीय परावैद्युत की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्या डेफिनेशन होगी कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में समस्त धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है, यानी संकेंद्रित होता है एक ही पॉइंट पर, दोनों एक ही जगह लाई करेंगे, जिससे कि वहाँ किसी वैद्युत द्विध्रुव की रचना नहीं होती और उसमें अपना खुद का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। यानी प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य। P कितना होगा, 0 होगा अध्रुवीय परावैद्युतों में, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच का सेपरेशन ही नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ही नहीं बना। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई अणु है, तो धनावेश भी यही है और इसी स्थान पर ऋणावेश का भी केंद्र है। एक ही स्थान पर है, लेकिन एक स्थान पर दोनों में लिख नहीं सकता, यानी एक ही पॉइंट पर हैं दोनों। धन भी वही है और ऋण आवेश का भी केंद्र वही है। तो ये क्या बन गया, अध्रुवीय परावैद्युत। प्लस, बात समझ रहे होंगे, तो इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो पूरे पदार्थ का देखेंगे तब भी कितना आएगा, नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आएगा, जो कि ध्रुवीय परावैद्युत में भी शून्य आया था। बिना किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के दोनों प्रकार के परावैद्युतों के अगर संपूर्ण आयतन में नेट द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो वो कितना आता है, शून्य आता है।
तो ये बात समझ में आई होगी। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी अध्रुवी परावैद्युत की। वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, यानी एक ही स्थान पर होते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, संपाती होते हैं, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। और इनके अणुओं में कोई भी परिणामी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि द्विध्रुव बनाई नहीं और इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहा। और ये कुछ अध्रुवी परावैद्युतों के उदाहरण हैं। तो देखिए, चाहे ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, अगर हम किसी पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो वो शून्य ही रहता है। तो अब अगला टॉपिक अपना रहेगा कि ये पदार्थ बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण। तो देखिए, अभी हमने देखा कि चाहे ध्रुवी परावैद्युत हो या अध्रुवी परावैद्युत हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का जो नेट या परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ही होता है दोनों के केस में। लेकिन जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनका व्यवहार किस तरीके से होता है उसको समझना है, या उनका वैद्युत ध्रुवण किस तरीके से होता है उसको समझना है। तो ये हेडिंग डाला है हमने, परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण, यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। या हम हेडिंग ऐसे भी डाल सकते हैं, आप लोग यहाँ बढ़ा लेना अथवा करके, कि परावैद्युत पदार्थों का बाह्य वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार, किस तरीके से वो व्यवहार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ध्रुवी पदार्थों के लिए, ध्रुवी परावैद्युत के लिए, फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए, पोलर में हमने ये बताया था कि जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं उनके अणु में ऋणावेश और धनावेश एक स्थान पर नहीं होते, और इस प्रकार ये एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। और इनका जो खुद का अपना द्विध्रुव आघूर्ण है, इनका एक अपना परमानेंट स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी। लेकिन अगर हम पूरे पदार्थ को देखें तो उसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ही आता है। तो देखें किस तरीके से, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं कि ये सब अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। जैसे इन्हीं को हम लें तो इस तरीके से, जैसे कोई पदार्थ है तो इसमें बहुत सारे अणु हैं इस तरीके से, जैसे माइनस प्लस, यानी इसमें P इस डायरेक्शन में हो गया, माइनस प्लस, इसमें P इस दिशा में हो गया, इसमें P इस दिशा में ले लेते हैं, प्लस माइनस, इसका P इधर है, इसका P इधर ले लेते हैं, माइनस प्लस, और इसका इधर ले लेते हैं, माइनस प्लस। तो सब उल्टे सीधे हैं। तो देखिए, इसका इधर ले लेते हैं, इधर माइनस प्लस, और इसका माइनस प्लस इधर ले लिया, और इसका इधर ले लिया, माइनस प्लस। ये कब है? जब ई हमारा E0 जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो 0 है। तो सब अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं, यानी इनका जो अभिविन्यास है वो अनियमित है। तो इसका अगर हम नेट P देखेंगे तो वो कितना आएगा? 0। खुद का परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होने के बावजूद भी पूरे सैंपल का, पूरे ब्लॉक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहा। लेकिन जब हम इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जैसे इस तरीके से, तो क्या होता है उसको समझ लें। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने से, यानी हमने E0 क्षेत्र लगा दिया इस दिशा में, तो ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित होगा और धनावेश क्षेत्र की दिशा में, यानी ये डाइपोल इस तरीके से, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र इन पर बल आघूर्ण लगाएगा। क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, तो वो बल युग्म क्या करेगा? उसको
स्थायी साम्यावस्था में घुमाने का प्रयास करता है, उनको क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। तो इनके जो डाइपोल्स उल्टे सीधे थे वो क्षेत्र की दिशा में को अभिविन्यस्त होने लगते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट बिल्कुल सभी के सब सीधे सीधे हो जाएंगे, वो डिपेंड करेगा क्षेत्र पर। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे उनका ये संरेखण है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लेते हैं, जैसे ये माइनस प्लस, ये लगभग देखिए इधर ही हो गया, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं माइनस प्लस, और जैसे ये जो इधर था तो माइनस इधर प्लस इधर, तो माइनस इधर प्लस इधर, यानी ये डाइपोल्स अब लगभग ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं बना रहे हम, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है वो सबको नहीं घुमा पा रहा, लेकिन इतनी कोशिश कर रहा है कि उनके डाइपोल को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है। एक ये वाला है, इसको बना लेते हैं माइनस प्लस, एक इसको बना लेते हैं माइनस प्लस, एक इसको बना लेते हैं माइनस प्लस, एक इसको बना लेते हैं माइनस प्लस, इसको बना लेते हैं माइनस प्लस। तो देखें लगभग क्षेत्र की दिशा में ये विस्थापित हो गए, जिससे क्या हुआ कि इस पदार्थ में, इस ध्रुवी परावैद्युत में जो कि ध्रुवी था और बिना क्षेत्र की स्थिति में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन अब जीरो नहीं रहा, अब इसमें क्षेत्र की दिशा में ही एक पी उत्पन्न हो गया। तो जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे इनका जो संरेखण है वो ज़्यादा से ज़्यादा अणु का द्विध्रुव इस तरीके से वो रोटेट करेंगे कि इस तरीके से संरेखण होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अणुओं का जो द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो जाए। इस स्थिति में चूंकि इसमें एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परावैद्युत का वैद्युत ध्रुवण। तो बात समझ में आ गई। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते ही वो पदार्थ कैसा हो गया, ध्रुवित हो गया। अब दूसरी बात करते हैं अध्रुवी परावैद्युत की। अब किसकी बात करेंगे, अध्रुवी परावैद्युत की। तो देखिए अध्रुवी परावैद्युत में क्या था कि इनके अणुओं का कोई स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था। जैसे ये पदार्थ हमने लिया, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये उसके अणु हैं, और इनका माइनस प्लस एक ही स्थान पर है, तो जिससे इनका खुद का अपना कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। और ये कब है, जब हमने कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है। तो इन सब का पी जीरो होने से इनमें नेट पी कितना है, जीरो। कब, जब हमने ई नॉट यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही क्षेत्र लगाते हैं तो देखिए क्या स्थिति बनती है, यही पदार्थ है और क्षेत्र हमने लगा दिया इस दिशा में ई नॉट बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए इनके ऋण और धनावेश जो एक ही जगह केंद्रित थे, उनका जो केंद्र थे संपाती थे, अब वो इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र के कारण उन पर जो बल लगेगा ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में और धनावेश क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो अणु ये ध्रुवित हो जाएंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव बन गया। यानी माइनस अब यहाँ हो गया, प्लस यहाँ हो गया, दोनों के बीच में दूरी आ गई। तो अब इसमें एक डाइपोल उत्पन्न हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। इसी तरीके से सब हो जाएंगे। तो ये जो अध्रुवी अणु थे वो भी कैसे हो गए, ध्रुवीय। और इन सब में अपना पी होगा ऋण से धन की ओर इस दिशा में। तो ऐसे ही सब बना लेंगे आप लोग इस तरीके से। तो मैं केवल 2 लाइन बना देता हूँ, आपको पूरी बनानी है, इससे समय की बचत होगी। माइनस प्लस माइनस प्लस, कुल मिला के देखिए इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, ऐसी सब बनाएंगे आप। तो इसमें इस दिशा में एक नेट यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। यानी ये पदार्थ भी अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ध्रुवित हो गया। इसमें भी
डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न हो गया। तो देखिए, चाहे ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के दोनों का परिणामी जो डाइपोल मूवमेंट है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, वो जीरो होता है। लेकिन क्षेत्र में रखते ही उनमें ध्रुवण की क्रिया हो जाने से एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसकी फिर डेफिनेशन लिखता हूँ। तो बच्चों, ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने की क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। यानी अभी जो हमने सब समझाया था, वो जो घटना थी, जो क्रिया थी, वो ध्रुवण थी। उसको मैंने संक्षेप में लिखा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है दोनों केसेस में फिगर बना करके, जैसा कि मैंने ध्रुवित परावैद्युतों के लिए किया और अध्रुवी परावैद्युतों के लिए किया कि किस तरीके से उनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ था। वही घटना वैद्युत ध्रुवण थी। अब हम आगे चलेंगे कि जो वैद्युत ध्रुवण हुआ उसमें उसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ध्रुवण सदिश, वैद्युत ध्रुवण या ध्रुवण सदिश। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टॉपिक्स बाकी हैं और वीडियो फिर बहुत लंबा खींचेगा और आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है। तो देखिए, कल के लेक्चर में परावैद्युत का शेष भाग पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ध्रुवण सदिश, ध्रुवण घनत्व या परावैद्युत ध्रुवण, एक ही बात है। और परावैद्युत का परावैद्युतांक क्या होता है, और परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, भंजक विभवांतर क्या होता है, और परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने से उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम क्यों हो जाती है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनकी चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक आप मन लगा के पढ़िए। ओके, गुड बाय।